हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग सी-टेट के लिए हिस्ट्री का कंटिन्यू लेक्चर कर रहे हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, बस मैं उसका ही जिक्र कर रहा हूँ। आप इतना पढ़ लो, प्रीवियस ईयर के पेपर करो, आपको कोई भी 1% की प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं, कहाँ से होते हैं, बस उतना ही पढ़ो। पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो क्वेश्चन के शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था? तो विद्रोह का कारण यह था कि जितने भी लोग थे ना भारत के लोग, वो उग चुके थे। क्योंकि उन पे इतना अत्याचार हो रहा था, ऐसी ऐसी पॉलिसी अंग्रेजों के द्वारा आ रही थी, उनके शोषण किए जा रहे थे, उनके धर्म के खिलाफ बोला जा रहा था। इन सारी चीज़ों का ना एक सैलाब उनके अंदर दिमाग में फट रहा था। कितना अत्याचार सहेंगे। तो ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, कई कारणों से हुआ था। राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, सैनिक कारण हो गया। सबसे पहली शुरुआत हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, क्योंकि जैसे उनको पता चला कि जो कारतूस बन रहा है उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिलाई जा रही है। तो ये सारे एक एक टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। यह विद्रोह अंग्रेजों के शोषण, अत्याचार और नीतियों के खिलाफ भारतीयों को व्यापक आंदोलन था। जो ये अत्याचार कर रहे थे, जो पॉलिसी आ रही थी। अब इस विद्रोह के कारण क्या? क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो राजनीतिक कारण था। जैसे लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति आई थी, कि उन्होंने कहा था कि जिसके पास उसका खुद का बच्चा ना हो राजा नहीं बनेगा। अगर शब्दों में हम समझे तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति थी, उसे हम क्या बोलते हैं? वह इसलिए था कि इन्होंने बताया कि गोद निषेध नीति थी, क्योंकि इसमें राजाओं का बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी। इसको हम हड़प नीति भी बोले तो बुरा नहीं है, हड़प नीति, ठीक है। और इसको लॉर्ड जनरल डलहौजी ने लागू किया था। देख रहे हो कब किया था बेटा? 1848 में। 1848 में 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। और ये क्यों था? ये गोद निषेध नीति बोले कि इसमें राजाओं का बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी, नहीं ले सकते आप। अगर इसमें राजा की अपनी कोई प्राकृतिक संतान नहीं थी तो उसका राजा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। देखो दिमाग अंग्रेजों का। तो राजाओं को किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना वारिस बनाने का अधिकार नहीं था, नहीं बना सकते। और इसकी पहली जो शुरुआत हुई ना, सतारा में हुई। इसको भी तुमको याद रखना है। कहां पे हुई थी? सतारा में। सतारा दिया, सतारा में हुई थी 1848 में, सतारा में। उसके बाद झांसी, नागपुर, संबलपुर जैसे ये जितने भी रियासती थे ना, इनको हड़प लिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी की जो ये नीति आई थी 1848 में आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या था? अगर जिसकी अपनी खुद की संतान नहीं है, वो किसी बच्चे को गोद नहीं लेगा, तो उसके राज्य को अंग्रेज क्या करेंगे? अपने में मर्ज कर लेंगे। और सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी ये सतारा में हुई थी, 1848 में। एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, कब कहाँ पे ये लागू हुई थी। जगह कहाँ पे है, कहाँ पे? चलो यहीं पे लिखते हैं, फिर इरेजर करते हैं। तो 1848 में सबसे पहली रियासत थी, लूट लिया गया। फिर आया
सनबर्ड और जैतपुर 1849 में। 1849 में कहाँ पे ये था बेटा? संबलपुर। यहां भी ब्रिटिशों ने साम्राज्य क्या कर लिया? मिला लिया। उसके बाद आता है तुम्हारा बघाट। बघाट बघाट ये कब आया था? 1850 में। उसके बाद फिर क्या होता है तुम्हारा? उदयपुर। उदयपुर कब इन्होंने हड़पा? 1852 में। फिर आता है झांसी की बारी। तो झांसी को इन्होंने कब्जा किया था 1853 में। ये याद रखने वाली चीजें हैं। अब झांसी में पता है तुमको, राजा गंगाधर राव की जब मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके गोद लिए बेटे दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इंकार किया, तो रानी लक्ष्मी ने क्या विरोध किया। फिर इसके बाद आता है बेटा नागपुर। कुछ नहीं बचा, सबको ये लोग हड़प लिए थे, इसलिए तो इसको हड़प नीति बोला गया है। नागपुर कब हुआ था बेटा? 1854 में। ठीक है। अवध कब हुआ था? 1856 में। यहाँ पे इस नीति का सीधे नियम नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या था? कुछ शासन का आरोप लगाया गया ब्रिटिश से कि आपसे लोग खुश नहीं है, आप अच्छा शासक नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कर लिया? सारे राज्यों को इन्होंने कब्जा कर लिया, राजाओं को। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने यह नीति कब दी थी? 1848 में। सबसे पहली शुरुआत कहाँ पे हुई? सतारा में। फिर उसके बाद संबलपुर 1849 में, फिर बघाट में 1850 में, फिर उदयपुर में 1852 में, फिर झांसी में 1853 में, नागपुर में 1854 में। तो ये सीक्वेंस चलता रहा और इतने राज्यों के इन लोगों ने क्या किया? हड़प लिया। ठीक है। उसके बाद आता है अवध। ठीक है। अवध, यहाँ पर अवध। अवध को भी इन्होंने हड़प लिया था। कब? 1856 में। लेकिन यहाँ पे ये नहीं था, इन्होंने कहा कि आप क्या थे? अच्छे शासक नहीं हो। कुशासन का दावा हवाला दे करके इन्होंने क्या कर दिया? हड़प लिया। ले अच्छा, तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि इन्होंने क्या किया? इतने रियासतों का विलय कर लिया। तो ठीक है, तो इस बात को आप लोग क्या करिए? ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ था। चलिए, अब हम बात अगर कर लें तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जो आगे चल के दिल्ली का शासन बना था, तो ये क्या थे? इनका जो अधिकार था ना सम्राट, ये भी इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने छीन लिया। ये था राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण क्या थे? अत्यधिक भू राजस्व और लगान वसूल करना। अंग्रेज क्या करते थे? तुम खेती करो, उसके पास टैक्स वसूलने के लिए चले जाते थे। जिसका जितना खेत उसका उतना कर। भारतीय उद्योग धंधों का नाश, विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा। ये सोचते कि अगर इंडिया में अगर उद्योग धंधे होने लगे तो मेरी वस्तु बिकेगी नहीं, फिर मेरा राज्य कैसे चलेगा। इसलिए उनके उद्योगों को खत्म कर दिया, अपने अकॉर्डिंग खेती कराते थे। किसानों, जमींदारों और कारीगरों का शोषण, इनका भी क्या करते थे? शोषण की। सामाजिक एवं धार्मिक कारण, अंग्रेजों द्वारा सामाजिक सुधार थोपना, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह। ये जब ये लोग ना करने लगे तो लोगों को लगा अरे यार, तो हमारे समाज को बेकार कर रहे हैं। तो इसका भी कुछ विद्रोह का कारण था। ईसाई धर्म अपनाने का भय फैला रहे थे, जाति पाति का परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे थे। सैनिक कारण, ये मेन है 1857 का विद्रोह का कारण। भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव मुझे कि जो अंग्रेज के लोग हैं ना, उनके साथ अलग बिहेवियर करते थे, व्यवहार करते थे। जो भारत के लोग सेना में, उनके साथ अलग व्यवहार करते। भेदभाव का मतलब क्या? इनको कम वेतन देना भारत के लोगों को, उनको पदोन्नति प्रमोशन न मिलना। मेन रीजन ये है कि जब पता चला मंगल पांडे को एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जा रहा है, तो
भाई भारत हिंदू के, जो हिंदू धर्म के लोग थे, जो मुस्लिम धर्म थे, उन दोनों को भी क्या मिला, ठेस पहुंचा, क्योंकि गाय भारत हिंदू धर्म की माता होती है, सुअर उन लोग के लिए भाई धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये सब सारी चीजों का उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। तो विद्रोह का क्रम जो चला था, 29 मार्च 1857 बैरकपुर जो बंगाल में था, बंगाल में मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की। क्यों शुरुआत की थी, गाय और सुअर की जो चर्बी मिलाई गई थी, जब इनको भनक लगी थी, पता चला था, ये गुस्से में थे और एक ऑफिसर को मार दिया। 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह हुआ। सिपाहियों ने क्या किया, जेल तोड़ी और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 11 मई को 1857 को सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन मई जून 1857 विद्रोह उत्तर भारत के कई क्षेत्रों, कानपुर, लखनऊ, झांसी, अवध, बरेली, इलाहाबाद आदि तक फैल गया। 1857 के अंत तक अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाना शुरू किया। 1858 तक विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया गया। अब ये कुचल कैसे दे रही थी, अभी आगे देखेंगे हम लोग। होशियार आदमी थे अंग्रेज, पागल कोई नहीं थे। विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन बनाता विद्रोह का, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बरेली, जगदीशपुर, अवध, इलाहाबाद, आरा, इतने क्या थे विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। प्रमुख नेतृत्व, अब इसके नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे, बहादुर शाह जफर। दिल्ली में विद्रोहियों ने इन्हें भारत का सम्राट घोषित किया। ये विद्रोहियों के प्रतीक नेता थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी बहादुर से अंग्रेजों का मुकाबला की, झांसी की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त की। तात्या टोपे नाना साहब के विश्वासी सेनापति। गोरिल्ला युद्ध याद रखना, लड़कर अंग्रेजों को काफी परेशान किया। गोरिल्ला युद्ध कौन लड़कर परेशान किया, तात्या टोपे। नाना साहब के विश्वसनीय सेनापति कौन थे, तात्या टोपे। नाना साहब के कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, उन्हें विद्रोह का प्रमुख नेता माना जाता है। बेगम हजरत महल अवध में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और लखनऊ की रक्षा का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर 80 वर्ष की आयु में भी अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से युद्ध लड़े। अब जो ये विद्रोह चल रहा था 1857 का, इसकी खासियत क्या थी, विशेषता क्या थी, और अंग्रेज क्यों विजयी हो गए, विक्ट्री क्यों पाली, देखते हैं। जो ये विद्रोह था ना, मैंने पहले ही बोला था, ये सैनिकों का विद्रोह था मैंने, लेकिन देखते देखते शीघ्र ही जन आंदोलन बन गया। इसका केंद्र उत्तर और मध्य क्षेत्र था और इस युद्ध में हिंदू मुस्लिम की एकता देखी गई और एक साथ मिलकर लड़े थे। पुरानी व्यवस्था की बहाली की भावना थी, आधुनिक राष्ट्रवाद का अभाव था। यह असंगठित था, यह एक समान नेतृत्व का अभाव था। कोई लीडर नहीं था कि सबको लीड कर सके, और यहाँ पे संगठित नहीं थे लोग। मेन तो रीजन यह था उसको असफल होने का, और अंग्रेज इसी के कारण सफल हुए। संचार और समन्वय की कमी के कारण यह सफल नहीं हो सका। अंग्रेजों के विजय के कारण विद्रोह का संगठित होना और एकजुट नेतृत्व का अभाव। आधुनिक शस्त्रों और बेहतर सैन्य के संगठन का अंग्रेजों के पास था। भारतीय रियासत सिंधिया होकर हैदराबाद, ग्वालियर कुछ शासक क्या था, अंग्रेज का साथ। जब घर में ही विभीषण है तो बाहर के लोग तो कब्जा करेंगे ही ना। अब ये इंडिया को छोड़ करके अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि भाई मेरे से नहीं लेना देना, जिसका प्रॉब्लम से सॉल्व करें, ऐसा ये लोग बोल रहे थे। संचार संसाधन भाई अंग्रेजों का नियंत्रण था, तो इसमें इंडिया क्या करेगा। अगर तुम कोई न्यूज पहुंचा रहे हो तो पहले अंग्रेजों को पता चल जाएगी। तो जो मेन इनका था ना, तो चीजें थी, तो उस पर कंट्रोल अपना ये रखे थे। कुछ भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति वफादार हो, लो विभीषण कर कल मेरी। परिणाम एवं महत्व, इसका परिणाम क्या आया भाई, यह महत्व क्या था। 1858 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और जो गवर्नर जनरल का पद था वायसराय कर दिया गया। भारत के प्रति नीतियों में कुछ नरमी भी लाई गई। भारतीय सेना का पुनर्गठन भी किया गया। यह विद्रोह आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बनी। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेद, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक आंदोलन देखेंगे। कौन ये सती प्रथा का एक्ट पारित किया था, किसने मानवता स्वतंत्रता की दिए थी, कौन बाल विवाह, छुआछूत, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को कौन ये सब समर्थन किए थे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए, जैसा कि धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो है 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में भारत में कई सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियां थी। ठीक है, अभी इन जो कुरीतियां थी ना, इसको खत्म करने के, समाज को आधुनिक और जागरूक बनाने के लिए अनेक सुधारक आंदोलन का उदय हुआ। इन आंदोलन ने भारतीय समाज में नव जागरण की चेतना जगाई। अगर हम बात करें सुधार आंदोलनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे सती प्रथा था, बाल विवाह था, जाति भेद था, छुआछूत थी, शिक्षा थी, भाई इसके लिए किसी न किसी को आगे आना था। फिर पश्चिमी शिक्षा का अभाव और आधुनिक विचारों का प्रसार, मानवता, समानता और स्वतंत्रता के आदर्श का अभाव, भारतीय समाज को नई दिशा देना और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना, ये इस आंदोलन की जरूरत थी, इसको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे सती प्रथा का जिक्र हो रहा है, तो मैं बता दूं सती प्रथा, तो इस बात को ध्यान रखना, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पारित कर इसे अवैध घोषित किया था। ठीक है, इसको जान लो कब पारित हुआ था, 4 दिसंबर, कब हुआ था, 1829 में। कौन किया था, याद रखना बेटा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, चलिए विशेषता देख लो इसका। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध था। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अंतर जातीय विवाह का समर्थन मिला। एकस्त्रवाद और तर्क व मानव पर आधारित विचारों का प्रचार, पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान के प्रसार, जो इन आंदोलनों ने आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत आधार प्रदान किया। चलिए, अब ये आंदोलन के संस्थापक कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, और इनके स्लोगन क्या क्या थे, इन्होंने वाक्य क्या क्या बोले थे। राजा मोहन राय, आत्मा पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद, इनके स्लोगन क्या थे। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रह्म समाज, कौन दिया था, राजा राममोहन राय ने। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1828 ईस्वी में। इनका मुख्य विचार उद्देश्य क्या था, ईश्वर एक है, सभी मानव जाते हैं उसी ईश्वर की संतान है। उन्होंने इसे ही एकस्वरवाद बोला था। एकस्वरवाद, एकस्वरवाद क्या है, याद रखना। ये एकस्वरवाद क्या होता है बेटा, एकस्वरवाद, ईश्वर एक है और सभी मानव जातियां उसी ईश्वर की संतान है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एकस्वरवाद बोलते हैं। ठीक है, और इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था।
सती प्रथा का विरोध किया था, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था। क्योंकि इन्हें कहा था कि जो सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं जो चलती आ रही है, ये धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। इन्होंने कहा था महिलाओं को शिक्षा और अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हमारे राजा राम मोहन राय का विचार था। इन्होंने मुख्य कार्य सती प्रथा उन्मूलन को महत्वपूर्ण भूमिका वेदों और उपनिषदों का क्या किए थे, प्रचार किए थे। अब आते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने मिलकर के इसको बनाया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। इनका क्या कहना था? इनका मुख्य सिद्धांत क्या था? ईश्वर की एकता, जाति भेद का विरोध, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन। इन्होंने कहा था कि ईश्वर एक है और वो क्या है? निराकार है। उसकी सच्ची पूजा केवल इंसानों की सेवा है और अच्छे कर्म से होती है। इन्होंने मुख्य कार्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना। अब आते हैं हम लोग आर्य समाज के बारे में कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो सबको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कब दिया था स्थापना? वर्ष 1875 में। वेदों की ओर लौट चले, मूर्ति पूजा का विरोध, जाति भेद का विरोध, शिक्षा का प्रसार। मुख्य कार्य क्या था? शुद्धि आंदोलन, गुरुकुल शिक्षा, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन। ये था इनका प्रमुख नारा था, बैक टू द वेद, वेदों की ओर लौट चलो। याद रखना, वेदों की ओर लौटे, ये स्लोगन है, इनका नारा है। और इन्होंने फिर ये बताया था, याद रखो, कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वह सर्वव्यापी और निरंकार है। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वयं दयानंद सरस्वती जी ने एक शब्द का यूज किया था सबसे पहले, याद रखना, स्वराज। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? तो हमको पता होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने। रामाकृष्ण मिशन के संगठन, ठीक है, ये सभी धर्म सत्य है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, आध्यात्मिक जागरण। 1897 में स्टेब्लिश किए थे रामाकृष्ण मिशन को। शिक्षा, चिकित्सा, राहत कार्य, मानव सेवा इन्होंने किया। इनका स्लोगन क्या था? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न हो जाओ। प्रमुख वाक्य इनके क्या थे? मानव सेवा ही माधव सेवा है, ईश्वर की सेवा है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं और हम भारतीय मेरा भाई है। ये इनका स्लोगन था, इनके प्रमुख वाक्य थे स्वामी विवेकानंद जी के। अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन में योगदान दिया, संस्थापक थे, 1875 में स्टैब्लिश किए। इनका क्या था? मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। मुख्य कार्य क्या था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इनके विचार क्या थे? इन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, अगर एक भी आंख कमजोर हुई तो खूबसूरत दुल्हन बदसूरत हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया था ये। मैडम HP ब्लाउस्की, कर्नल ओलकट, इन्होंने क्या दिया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में। इनका मानना सभी धर्मों की एकता, प्राचीन भारत ज्ञान का पुनरुत्थान। शिक्षा का प्रसार, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। ईश्वर की एकता, जाति भेद का विरोध, स्त्री शिक्षा का समर्थन, सामाजिक सुधार और शिक्षा का प्रचार। नारायण गुरु आंदोलन, श्री नारायण गुरु संस्थापक हैं, 19वीं शताब्दी में के अंत में हुआ।
जाति प्रथा का विरोध, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का सिद्धांत, शिक्षा और सामाजिक समानता का प्रचार। अब थोड़े और आगे देख लेते हैं महत्व। इन आंदोलनों ने समाज से कुरीतियों को हटाया, जितनी कुरीतियां थी उसको गायब कर दी, स्त्रियों और दलितों के अधिकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, मार्ग बनाया, आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला। इन्होंने भारत में राष्ट्रीय जागरण और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। प्रमुख सुधारक और योगदान देखो भाई, राजा राम मोहन राय सती प्रथा उन्मूलन, स्त्री शिक्षा का समर्थन पर पड़ चुके। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, वेदों की ओर लौट चले, वेदों का प्रचार। स्वामी विवेकानंद मानव सेवा और आध्यात्मिक जागरण का प्रचार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह अधिनियम 1856 में योगदान। महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज की स्थापना, समाज सुधारक। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार। निष्कर्ष, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज को नई दिशा दी। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर एक जागरूक, शिक्षित और प्रगतिशील समाज के निर्माण में स्थापना की भूमिका निभाई। तो जैसा कि हम लोग आज 2 ही लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, 2 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, एक 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट केवल टॉपिक है, आप इतना पढ़ लेंगे तो ठीक है। आगे हम लोग लेक्चर में देखने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और एक टॉपिक हम लेंगे भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री पेडागोजी, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आते हैं।